हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है पाथ क्रिएशन एकेडमी में। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी स्टडी करेंगे और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और शुरुआती दौर में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और वगैरह वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, वो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को इन वर्ड का मीनिंग जानना होगा कि रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ना रिसोर्सेस की डिफाइन जानते हैं कि रिसोर्सेस कहते किसको है। तो एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और जिसका हम यूज कर कर अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, वो सारी चीज रिसोर्सेज कहलाती है। हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और जिसका हम यूज करें जिससे हमारी जरूरतें पूरे हो जाए, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज जैसे आपकी बाइक, आपका पेन, मतलब आपके लिए जो काम कर रहा है, जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो रिसोर्सेस है। हमारी जमीन हमको अनाज उगा के देती है, वो भी रिसोर्सेस है। तो रिसोर्सेस वो होते हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, उसको रिसोर्सेस कहते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करे, उसको हम रिसोर्सेस कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया लैंड। लैंड भी एक रिसोर्सेस है। लैंड में से क्या होता है कि हम उसमें सीड डालते हैं तो क्रॉप इरिगेशन होता है, तो ये भी एक रिसोर्सेस है। दूसरा वाटर, वाटर भी एक रिसोर्सेस है। हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पीने में, खाने में, नहाने में, इन सबका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक रिसोर्सेस है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। दूसरा पेन, ये सारा रिसोर्सेस है। और ह्यूमन बींग भी ऑल्सो रिसोर्सेस है बच्चों। ह्यूमन बींग्स मतलब आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्सेस है। वो भी रिसोर्सेस है। मैं स्कूटी की बात कर रहा था, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस वो होते हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसको रिसोर्सेस कहते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम रिसोर्सेस कह सकते हैं, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ये हैं बच्चों: टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। इन टर्म्स और कंडीशन को जानते हैं। रिसोर्सेज की डेफिनेशन हमने देख ली, लेकिन रिसोर्सेज को पूरा रिसोर्सेज कहने के लिए कुछ कुछ टर्म्स और कंडीशंस लागू होती हैं। हमको देखना होगा। सबसे पहला है बच्चों टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल और उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल। सबसे पहले पहला समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली असेसिबल का मतलब क्या होता है। टेक्नोलॉजिकली असेसिबल का मतलब यह होता है बच्चों कि मैं रिसोर्सेस उसको कह सकता हूं जब उसके पीछे जो टेक्निक लगी है ना, उसको रिसोर्स बनाने के लिए वो बिल्कुल आसान हो। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड। लैंड को बच्चों हम रिसोर्सेस ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड में जब हम ना बीज सीड्स डालेंगे तो उसमें से जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो हमारे लिए करना आसान है। तो रिसोर्सेस उसको कहेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल एक आसान हो। लैंड में हम सीड डालेंगे, क्रॉप इरिगेशन होगा, क्रॉप को हम काट के खा सकते हैं, मतलब बना बना के खा सकते हैं, तो वो लैंड जो है वो हमारे लिए एक रिसोर्सेस है। और सीड हमने डाला और लैंड में से क्रॉप प्रोडक्शन करना, वो भी हमारे लिए बिल्कुल आसान है। तो इसको कहते हैं बच्चों टेक्नोलॉजिकली असेसिबल। मतलब रिसोर्सेस वो है जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हो, रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल हो, उसके पीछे जो टेक्निक लगी है उसको रिसोर्सेज बनाने में वो आसान हो, हमारे लिए ज्यादा टफ ना हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल का मतलब देख लिया। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि वो ना हमारे जेब पे ज्यादा खर्च ना हो, कि ज्यादा महंगा ना हो कि एक बार तो हमने खरीद लिया, दोबारा जब खरीदने जा रहे हैं तो पैसा ही नहीं है भाई। तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि हम लोग ना आसानी से उसको खरीद सके। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है नहीं, मतलब 80 से 90, मतलब 100 से 90 रुपए लीटर मिल जाता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन किसी किसी के लिए कॉस्टली है, किसी किसी के लिए कॉस्टली नहीं है। तो रिसोर्सेस है, सब लोग उसका यूज कर रहे हैं और ज्यादा महंगा भी नहीं है। हम लोग हर दिन, हर पांचवें चौथे दिन पेट्रोल भरवाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्सेस है, इकोनॉमिकली फिजिबल है। तो हमने टेक्नोलॉजिकली असेसिबल देख लिया, इकोनॉमिकली फिजिबल देख लिया कि वो ज्यादा महंगा ना हो। और तीसरा है बच्चों कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि ना उसको अगर हम यूज करें, रिसोर्सेस को अगर हम यूज करें तो उससे किसी के भी सेंटिमेंट को ठेस ना पहुंचे। कि अगर हम उसको यूज कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे को दुख हो रहा है कि भाई ये यूज कर रहा है, और उसको दुख हो रहा है, हम अपने ग्रीड के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो
कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि उसे किसी भी जाति, किसी भी जनजाति, किसी भी मानवीय अधिकारों का, किसी भी पब्लिक का अगर हम उसको यूज करें किसी रिसोर्सेज का, तो उसको सेंटिमेंट को ठेस ना पहुंचे, तो उसको कहते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, किसी को भी मतलब ऐसा लगे ना कि भाई वो आदमी तो उस रिसोर्सेज का यूज कर रहा है और मेरा घाटा कर रहा है, तो उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल कहते हैं कि सब लोग को अच्छा लगे, ठीक है भाई ये रिसोर्सेज हम सबका है, हम सब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में कल्चरली एक्सेप्टेबल में हम दे सकते हैं, जैसे कोई एक जंगल है, जंगल का एक आदमी है जो उस जंगल को देख रेख करता है, वो अपनी ग्रीड के लिए क्या करता है कि हर दिन उस जंगलों में से 4-5 पेज का जो पेड़ है वो कटवा लेता है, ट्रीज वो कटवा लेता है, जिससे क्या होता है जंगल के किनारे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका घर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो उस आदमी की ग्रीड तो पूरी हो गई, लेकिन आदिवासियों का घर चला गया भाई। तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है कि हम अपनी ग्रीड के लिए रिसोर्सेज का यूज करें, लालच के रिसोर्सेज का यूज करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट होगा, तो भाई वो रिसोर्सेज कहलाने के लायक नहीं है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो हमने रिसोर्सेज देख लिया, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल देख लिया, इकोनॉमिकली फीजिबल देख लिया, कल्चरली एक्सेप्टेबल देख लिया। मतलब रिसोर्सेज कहलाए जाएंगे तब जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, अगले चलते हैं। चलिए, अब ना हमने रिसोर्सेज देख लिया बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। तो हम ना रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे। रिसोर्सेज इतने सारे हैं, हमारी नीड को तो बहुत सारे लोग पूरा करते हैं भाई, तो इतने सारे रिसोर्सेज को कैसे पढ़ेंगे? तो हमने ना उसको 4 भाग में क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। पहला हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम रिसोर्सेज को 2 भाग में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर ध्यान रखिएगा, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम लोग रिसोर्सेज को 2 भाग में क्लासिफाई करते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। चलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, देखिए पहले हमने रिसोर्सेज देख लिया, रिसोर्सेज क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पढ़ने के लिए हमने 4 भाग में क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बच्चों बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम लोग इसको 2 भाग में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? तो वैसे रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इस दुनिया में यूज करने के बाद उसको ला सकते हैं, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। विच रिसोर्सेज वी कैन रिन्यू, उसको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विच रिसोर्सेज वी कैन रिन्यू इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम जिसको रिन्यू करें, बड़ी इजी सी बात है भाई, जिस रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इस दुनिया में यूज करने के बाद ला सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विंड पावर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सोलर पावर, बायो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, टाइडल एनर्जी, जो वेव्स होती है ना उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं, एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे जो हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनके लिए ना रिन्यू करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। बाई फिजिकल मेथड उसको रिन्यू करेंगे, बाई केमिकल मेथड उसको रिन्यू करेंगे, बाई मैकेनिकल मेथड उसको रिन्यू करेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल में जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया। और प्रोसेस है उसको रिन्यू करने के लिए बाई फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्लियर। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखते हैं, वही इजी, रिन्यू करेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यू नहीं कर पाएंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विच रिसोर्सेज वी कैन नॉट रिन्यू, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, रिसोर्सेज वी कैन नॉट रिन्यू इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और अगर हम रिन्यू करना चाहें, रिन्यू कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने कह दिया कि भाई उसको रिन्यू ही नहीं कर सकते। रिन्यू होते हैं लेकिन उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ना आप रहोगे ना हम, तो रिसोर्सेज हमारे किस काम का? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते, और करना भी चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिन्यू करेंगे तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जो हमारे काम का नहीं है, इतना टाइम में कौन रहेगा। उसके बाद दीज रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, और जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं ना तो बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में है, और ध्यान रख के यूज करते हैं। जैसे कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जब हम इसका यूज करते हैं तो यूज करने पे हमारे मन में रहता है, जब गवर्नमेंट इसका यूज करते हैं तो उनके मन में रहता है कि यार हम ज्यादा इसका यूज ना कर ले, ज्यादा यूज कर लेंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसे मिलेगा ही नहीं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको रिन्यू नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कोल, और अगर रिन्यू करना चाहें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएगा और बहुत कम क्वांटिटी में है।
एग्जाम्पल में देख लीजिए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ सकता है, कोल आ गया, ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ये सारी जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यू नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। मिनरल्स और मेटल्स हो गए, न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी बचा, कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब ना क्लासिफिकेशन में बच्चों हमने बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी कंप्लीट देख लिया, रिन्यूएबल आपको आ गया, नॉन रिन्यूएबल आ गया। अब अगला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये बड़ा इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में सबसे पहले हम लोगों को बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में जानना होगा। मतलब ओरिजिन के बेस पर हम लोग इसको दो भाग में क्लासिफाई करेंगे, पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन सबको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और अबायोटिक क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है उसको एबायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक आप लोग समझ गए, एबायोटिक आप लोग समझ गए। जो जिंदा है वो बायोटिक होगा, जो जिंदा नहीं है वो एबायोटिक। मतलब जो रिसोर्सेज आपके लिए जिंदा है मतलब वो जिंदा है, जो डेली टू डेली जो जिंदा वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो बायोटिक है, जो जिंदा नहीं है वो एबायोटिक है। ठीक है, बायोटिक की वो डेफिनेशन दे रखी है, ऑल द लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटिक। एग्जांपल हो गया फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और अबायोटिक ऑल लिविंग, नॉन लिविंग पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है नॉन लिविंग, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिविंग है। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एबायोटिक। एग्जांपल में हो गया भाई टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। मतलब यार ये जिंदा थोड़ी है, टेम्परेचर कोई इसमें डेली टू डेली लाइफ बेसिक फंक्शन थोड़ी परफॉर्म करता है लिविंग थिंग जैसा, लाइट थोड़ी लिविंग थिंग जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, वाटर भी वैसी है। लेकिन बैक्टीरिया भाई लिविंग थिंग्स है, फंगी लिविंग थिंग्स है, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग भी बायोटिक कंपोनेंट में आएगा, वो भी, हम तो भाई पूरे लिविंग थिंग्स हैं। तो ठीक है, बायोटिक हो गया, अबायोटिक हो गया, और बेस्ड ऑन द ओरिजिन। तो हमने ना अभी रिसोर्सेस की डेफिनेशन देख ली, कुछ टर्म्स और कंडीशंस देख लिए, उसके बाद रिसोर्सेज को क्लासिफाई पढ़ने चले तो हमने दो भाग में क्लासिफाई करके देखा, बेस्ड ऑन ओरिजिन और बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। चलिए आगे की स्लाइड में रिसोर्सेज को दो भाग और बचे हैं क्लासिफिकेशन के, क्योंकि रिसोर्सेज को हमने चार भाग में क्लासिफाई करा था, दो भाग हो गए, अब तीसरा भाग देखते हैं। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो गया है जी। अब ना क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस हम लोग देख रहे थे, दो और बच गए थे। अब दूसरे में जो पहला वाला है वो ओनरशिप है, और दूसरा वाला है बच्चों वो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम लोगों को ओनरशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप भी हम लोग रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ओनरशिप में है बच्चों इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले ना हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेस देखते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है। जैसे मेरा बाइक मेरे लिए एक रिसोर्सेस है, वो मेरा है, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। मतलब जो किसी का एक इंडिविजुअल होता है तो उसको इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में पर्सनल बाइक, वो इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है। मतलब रिसोर्सेस पढ़ रहे हैं और रिसोर्सेस में भी वो रिसोर्सेस जो सिर्फ मेरे लिए है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, और बेस्ड ऑन क्या है, ये ओनरशिप है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेस क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, वो पूरे कम्युनिटी का है। जैसे पार्क्स, पब्लिक पार्क सोसाइटियों के बाहर होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर पर्सन का थोड़ी होता है, उसमें सारे लोग जाके बैठ सकते हैं, तो वो पब्लिक पार्क कम्युनिटी रिसोर्सेस है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेस में एग्जांपल में क्या आ सकता है भाई, पब्लिक पार्क्स। चलिए अब नेशनल रिसोर्सेस कह सकते हैं, क्या होता है नेशनल रिसोर्सेस की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। नेशनल रिसोर्सेस वो होता है जो एक नेशन का है। नेशन का है कहने का मतलब जैसे इंडिया का जो, इंडिया में जितनी वाइल्ड लाइफ होगी बच्चों और रेलवे, ये सारी चीजें नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएगी। वो हमारा नहीं है, ना किसी कम्युनिटी का है, वो इंडियन गवर्नमेंट का है। तो इंडिया का मतलब नेशनल रिसोर्सेज क्या हो सकता है, वो रिसोर्सेज जो किसी देश का होता है उसी को क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एग्जाम्पल में वाइल्ड लाइफ, रेलवे, ये सारी चीजें
नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएंगी। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता है, वो किसी एक देश का होता है। एग्जाम्पल में वाइल्ड लाइफ हो गई, रेलवे हो गया। अब लास्ट बच गया बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ना किसी एक पर्टिकुलर आदमी का होगा, ना किसी कम्युनिटी का होगा, ना किसी नेशन का होगा, वो इंटरनेशनल मतलब दुनिया में जितने अप्रॉक्स 195 देश हैं उन सबका उस पर अधिकार होगा। तो उस चीज उसको क्या कहेंगे, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है बच्चों, वोल्केनो, वोल्केनो और माउंटेन्स, वोल्केनो और माउंटेन, ये सारी चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगी। तो सबसे ना नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में ना कुछ कुछ और पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारे लिए ना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगली स्लाइड में नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है हमको। NATIONAL, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नेशन का होता है। एग्जाम्पल में देखें तो अभी हमने एग्जाम्पल में लिखा था वाइल्ड लाइफ और रेलवे, ये सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। और एग्जाम्पल में देखें तो बच्चों जो इंडिया होता है ना, इंडिया का मैंने ये सदर्न हिस्सा बनाया, साउथ वाला पार्ट बनाया है। साउथ वाले पार्ट में वैसे इंडिया जो है ना एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री कहने का मतलब क्या होता है, वो कंट्री जिसके तीनों और समुद्र हो, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, उससे क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं। जैसे इधर जो है वो अरब सी है, अरब सागर, इधर देखे तो बे ऑफ बंगाल है, BOB, और इधर देखे तो इंडियन ओशन है। तो हम लोग ना नेशनल रिसोर्सेज दे रखे हैं, और नेशनल रिसोर्सेज में हम लोगों ने एग्जांपल लिया बच्चों इंडिया का। मैं बता रहा हूं कि इंडिया के कोस्ट से आप 12 नॉटिकल माइल आगे जाओगे ना, ये नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल बच्चों समुद्र के अंदर जो डिस्टेंस नापी जाती है ना, वो नॉटिकल माइल में नापी जाती है। अप्रॉक्स एक नॉटिकल माइल में ना 1.852 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, 52 किलोमीटर मतलब ये अप्रॉक्स इतना किलोमीटर होता है। तो 12 में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.8 समथिंग कुछ आएगा। तो इतना डिस्टेंस तक का 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है ना, वो इंडिया का समुद्र के अंदर बच्चों अपना है। इधर से भी 12 नॉटिकल माइल और सदर्न साउथ वाले हिस्से में भी 12 नॉटिकल माइल। जो एरिया होगा ना, जो डिस्टेंस होगा, वो इंडिया का अपना होगा। अब उस इंडिया उसके अंदर कुछ भी करे, वो इंडिया का अपना नेशनल रिसोर्सेस है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखते हैं। अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वो क्या करती है, अपना यहाँ पे प्लांट लगाएगी, यहाँ से पेट्रोलियम जो है वो कुछ निकालेगी। मतलब यहाँ पे कुछ भी है, जैसे समुद्र के अंदर क्या क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उस चीजों का कौन यूज करेगा, 12 नॉटिकल माइल एरिया तक भाई इंडिया यूज करेगा। मतलब कोई भी देश अगर समुद्र के आसपास है तो 12 नॉटिकल माइल तक डिस्टेंस तक वो उसका होता है, पर्टिकुलर उसी कंट्री का होता है। इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, तो 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होगा वो इंडिया का होगा। आगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज ना किसी नेशन का है, ना किसी कम्युनिटी का है, ना किसी पर्टिकुलर आदमी का है, वो दुनिया में जितनी देश हैं उसका है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में अगर मैं एग्जांपल में देखूं बच्चों, तो मैंने एग्जांपल पहले जब पढ़ाया था तो क्या दिया था कि वोल्केनो हो गया, माउंटेन हो गया, ये सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रूल कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है, बताएगा भी ना, कोई बॉडीज तो होगी, तो कुछ गवर्नमेंटल बॉडी होती है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी होती है, वो रूल करती है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स बॉडी होती है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को बच्चों रूल करती है। अब हमने इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक और एग्जांपल देखना है। जैसे मैं फिर इंडिया का ये सदर्न वाला हिस्सा बना रहा हूं, और आपको पता है 12 नॉटिकल माइल तक वो जो एरिया है, 12 नॉटिकल माइल तक वो जो एरिया है वो इंडिया का अपना है। और अगर बच्चों मैं 12 से
200 किलोमीटर तक आगे चला जाऊं, 200 किलोमीटर सॉरी नॉटिकल माइल तक आगे चले जाऊं, तो उसके बाद जो बच्चों ये वाला एरिया शुरू होगा ना, इधर से भी 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का अपना है, और 12 से मैं 200 नॉटिकल माइल आगे चला जाऊं, 200 नॉटिकल माइल आगे चला जाऊं, मतलब ये वाला एरिया, इधर से भी ये वाला और नीचे से भी 12 तक का तो इंडिया का है, और 12 से 200 नॉटिकल माइल बच्चों मैं नीचे की तरफ चला जा रहा हूं, 200 नॉटिकल माइल में नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो मैं एंटर हो जाता हूं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो 200 नॉटिकल माइल के बाद कौन सा एरिया आएगा भाई? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस बच्चों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर मैं एंटर हो गया तो वहां पे जितने भी मतलब रिसोर्सेस होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर देश का नहीं होगा, वो दुनिया में जितनी कंट्री है उसका होगा। अगर कोई देश चाहे कि मैं उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके कुछ संसाधनों का यूज करूं, कुछ रिसोर्सेज का यूज करूं, तो उसको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी से। अगर वो परमिशन देती है तो हम लोग जाके उस रिसोर्सेज का यूज करेंगे। जैसे इंडिया है, एग्जाम्पल में लें तो इंडिया को ना इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में से ना मैग्नीज निकालने की इजाजत मिली हुई है। मैग्नीज इंडिया क्या करता है, मैं यहां लिखता हूं, इंडिया क्या करता है, इंडिया क्या करता है, इंडिया इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में से, एक्सक्लूसिव जोन में से मैग्नीज निकालता है, मैग्नीज निकालता है। मैग्नीज का शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नीज का हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज का इस्तेमाल ना स्टील में, अगर हम स्टील बना रहे हैं ना तो स्टील में 1% मैग्नीज डाल देंगे ना तो स्टील की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग इसका मैग्नीज में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया को परमिशन है कि वो जाके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मैग्नीज निकाले, वो इंडियन गवर्नमेंट की बात है, तो इंडिया वहां से मैग्नीज निकालता है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने भाई और ये नेशनल रिसोर्सेज देख लिया, इंटरनेशनल रिसोर्सेज देख लिया, सारे एग्जाम्पल देख लिए, आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों ओनरशिप के बेस पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर हम थोड़ा सा यहीं पे देखते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में है सबसे पहला पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो किसी पर्टिकुलर रीजन में है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मौजूद होते हैं, उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब अगर मैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करूं, मैंने बोला पोटेंशियल रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है, पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है। जैसे एनसीईआरटी आपकी जो किताब है ना उसमें लिखा है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में एग्जांपल में क्या आ सकता है, सोलर पावर और विंड पावर। और ये सोलर पावर और विंड पावर है कहां? आपके मतलब जो स्टेट है ना हमारा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात, मैंने राजस्थान लिखा है, गुजरात लिखा है, तो राजस्थान और गुजरात यहां पे ना सोलर पावर और विंड पावर बहुत ज्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे विंड मिल लगाऊंगा या सोलर प्लेट लगाऊंगा तो उसमें ना इस रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज करता हूं। अगर मान लीजिए विंड मिल लगाया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो पवन चक्की चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कुछ बने। तो अगर आप गुजरात और राजस्थान में देखते हो तो वहां पे सोलर पावर और विंड पावर बहुत अच्छी है। अगर वो उसका यूज करे तो अपने रिसोर्सेज को और वो बढ़ा सकता है, लेकिन वहां पे सोलर पावर और विंड पावर को उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे देश में है वो, हमारे पास पोटेंशियल है वो करने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि नहीं करेगी, लेकिन अब कर रही है बच्चों। एनसीईआरटी जो बहुत पहले लिखी गई थी तो वही एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, लेकिन अब हम लोग उस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है बच्चों जो देश के किसी पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है और है, हम उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं, टाइम आएगा तो करेंगे। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने के लिए, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया बच्चों, सोलर पावर और विंड पावर। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक्स। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है बच्चों जो हमारे देश में मौजूद है, लेकिन उस रिसोर्सेज बनाने के लिए, उस रिसोर्सेज का यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे पानी, इंडिया जो है वो पेनिनसुलर कंट्री है, इंडिया के तीनों ओर पानी है, तो पानी की तो कमी है नहीं। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O।
और अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस H2O में से H2 और O2 निकाल लें, और अगर हम H2 और O2 निकाल लेंगे तो इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इस H2O में से H2 और O2 निकाल के इसका यूज कर सके। तो उसको क्या कहेंगे? स्टॉक्स। तो पोटेंशियल पर्टिकुलर रीजन में अभी ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन बाद में यूज होगा। स्टॉक्स वो होते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्सेज का हम यूज कर सके, उसे स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज क्या होता है? रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब देखा कि यार जब हम इसका रिजर्व नहीं करेंगे, बचा के नहीं रखेंगे, तो आने वाली जनरेशन को कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी रिजर्व रिसोर्सेज में है। इंडियन गवर्नमेंट इसका यूज करते वक्त ध्यान रखती है कि आने वाली जनरेशन को भी कुछ ना कुछ मिल जाए, तो वो सारे रिसोर्सेज में क्या आएंगे? रिजर्व रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जब इसका यूज किया जाता है तो बड़े सावधानी से यूज करेंगे कि भाई इसका बहुत ज्यादा यूज करते हुए खत्म हो गया तो क्या करेंगे? आने वाली जनरेशन को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। और डेवलप रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो एकदम तैयार है, रेडी टू यूज है, जिसका हम अभी यूज कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? डेवलप रिसोर्सेज। जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या है? डेवलप रिसोर्सेज है। तो डेवलप रिसोर्सेज रेडी टू यूज है। रिवर हो गया डेवलप रिसोर्सेज, इसमें एग्जांपल में लिख लीजिए रिवर, RIVER, एग्जांपल में रिवर हो गया, ये डेवलप रिसोर्सेज के अंदर आएगा। फ्रूट्स हो गया, ये डेवलप रिसोर्सेज के अंदर आएगा। तो भाई हमने पोटेंशियल देख लिया, स्टॉक्स देख लिया, रिजर्व देख लिया, डेवलप देख लिया, ये सारे रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे हमने कंप्लीट किए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ओनरशिप के बेस पर हमने इन सारों को कंप्लीट किया। तो रिसोर्सेज इतने सारे थे बच्चों, हमने उसके 4 क्लासिफिकेशन देखे, बेस्ड ऑन ओनरशिप, ये बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे देख लिए। उसके बाद बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, बेस्ड ऑन ओरिजिन, अबायोटिक एंड बायोटिक, ऐसे करके बच्चों हमने रिसोर्सेज को पूरा पढ़ लिया, इसके क्लासिफिकेशन देख लिए। मतलब आगे वाले लेक्चर में हम इस रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की कुछ और वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, नीचे डीपीपी है, डीपीपी में से 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग जब अगले क्लास में आइएगा तो उस 20 क्वेश्चन को करके आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।